हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब सेशन पे। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, संसाधन एवं विकास। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान में आता है। कक्षा 10 का ये चैप्टर है। इसके 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग क्या है, मृदा संसाधन, यानी मृदा संसाधन है क्या। मृदा मीन्स होती है मिट्टी, यानी मिट्टी मृदा संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है और यह किस तरह उपयोग में आता है। तो मिट्टी या मृदा सबसे मुख्य संसाधन है। हमारे जीवन के लिए मृदा संसाधन सबसे मुख्य संसाधन है। यह पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि एवं सभी जीवों के वृद्धि एवं विकास में सहयोगी है। मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों से होता है। यानी आप लोग तो जानते हैं कि मृदा के अंदर ही हमारे सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। बल्कि खनिज पदार्थ नहीं, जीवाश्म ईंधन व भूमिगत रूप में जल, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, मृदा के अंदर। बालू और चीका मिट्टी तथा जैव पदार्थों, सड़ी गली पत्तियां, मृत जीवों के ऊतक, केंचुए और सूक्ष्म जीवाणुओं से होती है। यानी मृदा का निर्माण किससे होता है, खनिज पदार्थों, बालू और चीका मिट्टी तथा जैव पदार्थों और सड़ी गली पत्तियां, मृत जीवों के ऊतक, केंचुए और सूक्ष्म जीवाणु से होता है। आप लोग कहीं देखते होंगे, कोई भी आप केले के छिलका फेंक देते हैं, वो कुछ दिन में क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। उसमें कौन अपघटन करता है, यानी वो अपघटित होते हैं। उनके लिए सूक्ष्म जीव आते हैं जो उसको अपघटन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं और वो मिट्टी में मिलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, आप कोई भी सामान ले लीजिए, उसको जमीन पर फेंक दीजिए, धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाता है। वहां पे क्या होता है, अपघटनकर्ता वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं, वो उसको अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। मिट्टी के कणों में वायु और नमी पाई जाती है। मिट्टी के कणों में वायु और नमी पाई जाती है। यानी मिट्टी में अधिकतर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, जो पौधों के पोषण के लिए सबसे अधिक मात्रा में उपयोगी है। आप तो जानते हैं, यानी 60% पौधों में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, यानी पौधों को चाहिए। मिट्टी की एक परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी मिट्टी की एक परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी जब बनती है, उसका अपघटन होने के बाद वो जब बनती है, दोबारा से बनती है, तो उसको कितने वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। हम पढ़ेंगे अब भारत में मिट्टी का वर्गीकरण। यानी हमारे भारत में मिट्टियों को कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में पार्वती मिट्टी, यह कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी। फिर जलोढ़ मृदा अधिकतर जहाँ मैदानी भाग में पाई जाती है, जहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से इसका निर्माण होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर वो मृदा है जहां पर नदियों का पानी पहुंच सके, यानी दोबारा उसका पहुंच सके, वहां क्या होगा, खादर। और बांगर ऐसी जलोढ़ मृदा को कहते हैं जिसमें बाढ़ आने पर नदियों का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो कहलाती है बांगर। और जो पहुंच जाता है, उसका नवीनीकरण दोबारा हो जाता है, तो होती है खादर मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, जो मरुभूमि में पाई जाती है, जैसे अपना ले लीजिए राजस्थान है भारत का, यहाँ क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। फिर काली मिट्टी, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, जो कपास के लिए उपयोगी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी हो गई हमारी लैटराइट मिट्टी, और वन मृदा, जो वनों में पाई जाती है वो वन मृदा, लाल मिट्टी और लैटराइट और वन मृदा। अब अगली हेडिंग हमारी है पार्वती मिट्टी, यानी अगली हेडिंग हमारी क्या है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। यानी विस्तार कितना है, 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय भाग में लवीनी, पथरीली, सरंध्र तथा चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय भाग में कैसी मृदा पाई जाती है, नवीन, यानी नई। हिमालय क्या है, हमारा वलित पर्वत, यानी नवीन पर्वत है, उसमें क्या पाई जाएगी, नवीन, पथरीली, सरंध्र तथा चूना युक्त मिट्टी पाई जाती। सरंध्र जिसमें रंध्र हो, वो क्या होगी, सरंध्र, जिसमें रंध्र सहित हो उसे सरंध्र कहते हैं।
और चूनायुक्त मतलब चूने से भरपूर मिट्टी पाई जाती है। यानी हिमालय के क्षेत्र में क्या चूनायुक्त यानी चूना भी पाया जाता है मिट्टी में, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है उसमें। दक्षिण भारत में कंकड़ पत्थर एवं मोटे कणों वाली वायु युक्त मिट्टी तब पाई जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में, यानी हमारा क्या प्रायद्वीपीय भारत में। जो हमारा नीचे का एरिया है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जो हमारे कहा हिंद महासागर से मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो उसी की बात कर रहा है। दक्षिण भारत में कंकड़ पत्थर एवं मोटे कणों वाली युक्त मिट्टी तथा देहरादून नैनीताल और पौंडी में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय चट्टान यानी चट्टानें कई प्रकार की होती है। जब टॉपिक आएगा तब आपको हम चट्टानों के बारे में भी बताएंगे। तो इसमें क्या है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय की खेती होती है। यानी क्या हो गया, पर्वतीय मिट्टी में क्या चाय की खेती होती है। चाय के बागान वहां पे ज्यादा होते हैं। फलों की खेती, सूखे मेवों की खेती और अच्छी होती है। यानी फल, जितने भी हमारे फल हैं, जैसे ले लीजिए सेब, ये किधर से आते हैं? ये सब हिमालय के एक क्षेत्र से आते हैं। सेब इत्यादि जितने भी फल होते हैं अधिकतर कहाँ से आते हैं? फलों की खेती भी, अब फलों की खेती और सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। कहाँ पे? पर्वतीय मिट्टी पे क्या होती है? फलों की खेती और सूखे मेवे में हमारे आ गए क्या, छुहारा हो गया इत्यादि। जो जितने भी सूखे मेवों में आते हैं वो सूखे मेवे होंगे। अच्छी खेती होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर इस मिट्टी में गेहूं चावल आदि की खेती होती है। यानी पर्वतीय मिट्टी में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पहली बात तो वहां पे सिंचाई हो ही नहीं सकती क्योंकि पर्वतीय मिट्टी में ढलान होता है। यानी ऐसा ढलान होता है, पर्वत कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इनमें सीढ़ीदार खेत बना के क्या किए जाते हैं? चाय की खेती की जाती है। जबकि अगर उनमें अगर पानी की मात्रा यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उसमें क्या होते हैं? गेहूं और चावल की खेती भी अच्छी हो सकती है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मिट्टी, क्या हेडिंग है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए पढ़ते हैं। यह विभिन्न नदियों द्वारा लाई गई भूमि के संचय से बनी है। क्या ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी यानी भूमि के संचय कांप मृदा या गाद मृदा के सहयोग से बनी है। यह नवीन व उपजाऊ मिट्टी है। जब इसमें बने है तो नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर यानी नदियां पर्वतों से निकलती हैं या ग्लेशियर से निकलती है। नदियां जहां से भी निकलती है वहां क्या होता है? पथरीली जमीन, तो वहां से लाई गई मिट्टियों से बनता है। यह नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी है। यह नई मिट्टी है। जब यह दिन पर दिन बनती है तो यह क्या हो जाएगी? नवीन और उपजाऊ मिट्टी। यह भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितने? 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके जो 40% भाग है, मतलब देश के 40% भाग में यह पाई जाती है। कितने? 40% भाग में पाई जाती है। और यह 50% जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराती, फूड उपलब्ध कराती है। यानी 50% भारत के लोगों को फूड अकेले उपलब्ध कौन कराती है? जलोढ़ मृदा कराती है। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई जीवाश्म युक्त उर्वरक मिट्टी मिलती है। यानी नदियों द्वारा लाई गई जीवांश युक्त उर्वरक मिट्टी होती है। ये कौन? जलोढ़ मृदा, जिसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जा सकता है। यह मिट्टी देश के 40% भाग पर पाई जाती है। यानी देश के 40% हिस्से पर यानी मैदानों पर यह पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, जिसमें नदियों का पानी हर वर्ष नहीं पहुंचता, वो क्या होती है? बांगर मिट्टी पुरानी। और जो जिसमें हर वर्ष नदियों का पानी पहुंचता है वो क्या होती है? खादर मिट्टी। क्या होती है वो? खादर मिट्टी। नदियों के जिन भागों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। यानी कांप मृदा का जमाव हर वर्ष जिस एरिया पे बाढ़ आती है वहां क्या हो जाएगी? खादर मिट्टी। आज यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, वो हो जाएगी बांगर जलोढ़ मृदा। भारत की 50% जनसंख्या यानी हमारे देश की 50% जनसंख्या पॉपुलेशन किसपे?
कृषि कार्य हेतु भोजन इसी मिट्टी से मिलता है। इसी सॉइल से हमें क्या मिलता है? भोजन। 50% लोगों को इसी सॉइल से भोजन मिलता है। मिट्टी से उत्पन्न किया जाता है, यानी 50% लोगों के फूड की व्यवस्था कौन करती है? हमारी जलोढ़ मृदा करती है। आप इससे समझ सकते हैं यह हमारे लिए कितना उपयोगी है जलोढ़ मृदा। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट के लिए उपयुक्त होती। यह उपयुक्त तो हर फसल के लिए होती, पर ज्यादातर इसमें क्या उगाया जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, तंबाकू और जूट के लिए उपयुक्त होती है। यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या उगता है? क्या हम लोग उगाते हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, तंबाकू और जूट उगाते हैं। अगली मिट्टी हमारी है मरुस्थली मिट्टी। क्या है? मरुस्थली मिट्टी। चलिए पढ़ते हैं। इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख हेक्टेयर पर है। यानी मरुस्थली मिट्टी का विस्तार कितना है? 114 लाख हेक्टेयर पर है। यह शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। कैसे प्रदेशों में पाई जाती है? शुष्क, जहाँ पे नमी नहीं होती। स्थानीय भाषा में इसे कल्लर, ऊसर, थूर और राकड़ आदि नामों से जानते हैं। जैसे यूपी में क्या कहते हैं? ऊसर। यूपी में ऊसर कहा जाता है। इसमें स्थानीय भाषा में अलग अलग, कोई कल्लर कहता है, कोई ऊसर कहता है, कोई थूर कहता है और कोई राकड़ कहता है। इस मिट्टी में क्षारीय एवं लवण युक्त तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, यानी यह क्षारीय और नमकीन होती है, पाई जाती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसमें क्या होता है? जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए यह उपजाऊ नहीं होती। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए यह क्या नहीं होती? उपजाऊ नहीं होती। इसमें फसल नहीं की जा सकती। बल्कि अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे अपना ले लीजिए मूंगफली, ज्वार, बाजरा, उड़द इत्यादि हो सकते हैं फसलें, अगर क्या है? पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो। इसमें जीवांशों का अभाव रहता है। इसमें क्या रहता है? जीवांशों का अभाव रहता है, यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते। वायु इसको एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ाकर आसानी से ले जाती है। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे जो वायु में उड़ती है मिट्टी, वो क्या होती? ऊसर, कल्लर इत्यादि मिट्टी होती है। परंतु इसकी सिंचाई के द्वारा इसमें क्या है? इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता, हुमस की मात्रा कम होती है, यानी उपजाऊ क्षमता या हुमस की मात्रा कम होती है। परंतु सिंचाई के द्वारा, जैसे हमने बता चुके हैं कि सिंचाई के द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली तथा उड़द होती है, यानी इत्यादि फसलें की जा सकती है। अगर अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो इसमें इस तरह की फसलें हो सकती है। मूंगफली हो गई, अपने ज्वार हो गया, बाजरा, ये सब फसलें हो सकती हैं। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, यानी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, यानी जो अपना पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तरफ से लगता है वो क्या है? पश्चिमी राजस्थान, और गुजरात, दक्षिणी पंजाब यानी पंजाब के नीचे के साइड यानी दक्षिणी हिस्से पर, तथा दक्षिणी हरियाणा यानी हरियाणा में भी यह मिट्टी पाई जाती है। क्या? यह हरियाणा में भी मिट्टी पाई जाती है। अब अगली हेडिंग हमारी है काली मिट्टी। अगली हेडिंग हमारी है काली मिट्टी। इसको पढ़ते हैं। इस मिट्टी का लावा युक्त पदार्थों से होता है, यानी इस मिट्टी का उद्गार लावा युक्त पदार्थों से होता है। यह ज्वालामुखी के फटने से बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है और वो पूरे सतह पर फैल जाता है और ठंडा होने पर क्या बन जाता है? काली मिट्टी बन जाता है, यानी ठंडा होने पर काली मिट्टी बन जाता है। ज्वाला के उद्गार से लावा बहकर धरातल के ऊपर फैल जाता है, यानी ज्वाला के उद्गार से, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके ज्वाला के उद्गार से लावा बहकर धरातल के ऊपर फैल जाता है और ठंडा होकर ठोस रूप में जम जाता है। जब ठंडा हो जाता है, जब वो निकलता है तो कैसी अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में। और वो ठंडा रूप तरल की अवस्था में लावा बाहर निकलता है, यानी तरल की अवस्था में लावा जब बाहर निकलता है वो क्या होता है? सतह पर फैल जाता है। जब सतह पर वो फैल जाएगा तो क्या? वो ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप ले लेगा। ये ठंडा होकर काली मिट्टी के रूप में बन जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मदा कहती है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जा सकता है? रेंगुर मदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी दक्षिणी एमपी,
कि पठारी भागों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र हो गया अपना। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या फास्फोरस, यानी पौधों को क्या चाहिए? फास्फोरस। इसमें फास्फोरस की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। यह जीवाश्म युक्त अधिक होती है, यानी इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, जिससे यह उपजाऊ होती है। इसमें किसकी खेती की जा सकती है? कपास। यह कहाँ? महाराष्ट्र के, ज्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें कपास की खेती की जा सकती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें क्या है? नमी यानी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी काली मिट्टी में जब नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें यानी यह पानी न पाने की स्थिति में सूख जाती है, जिससे इसमें हल चलाना मुश्किल होता है। यानी पानी न पाने की स्थिति में कैसी मृदा हो जाती है? सूख जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, जिससे इसमें हल नहीं चलाया जा सकता। इसमें बिना खाद डाले ही खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें बिना खाद डाले ही काली मृदा में क्या की जा सकती है? खेती की जा सकती है। चलिए आज की इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।